सबसे पहले सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में मैं अमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। कल की क्लास में हम लोग कहां पहुंच गए थे? हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था वित्त आयोग। ठीक है, हमने कल पढ़ना प्रारंभ कर दिया था वित्त आयोग। ठीक, वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक ना, संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। और वित्त आयोग की जिम्मेदारी क्या है? वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र से राज्यों में जो कर प्राप्ति या केंद्र के पास जो कर राजस्व है उसके बंटवारे का फॉर्मूला सुनिश्चित करेगा। किस तरह से बंटवारा किया जाए, किस तरह से बांटा जाए, इसके लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई। ठीक ना, सबसे पहला वित्त आयोग जो है वो सन 1951 में गठित किया गया, 1951 पहला वित्त आयोग। केसी नियोगी। ठीक, पहला वित्त आयोग जो है वो सन 1951 में गठित किया गया। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया जा चुका है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप जो है वो वर्तमान में केंद्र के राजस्व में से, केंद्र के कर राजस्व में से क्या किया जा रहा है? उसका केंद्र के कर राजस्व में से राज्यों का आवंटन सुनिश्चित किया जा रहा है या राज्यों को बांटा जा रहा है। कि 15वां वित्त आयोग जो है इसने अपने रिकमेंडेशन जो है वो दो अलग अलग भाग में दिए, दो भाग में दिए। ठीक, पहला इसने रिकमेंड किया साल 2020-21 के लिए और दूसरा इन्होंने रिकमेंडेशन किया साल 2021 से 2026 तक के लिए। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ रही है? इसने अपनी रिपोर्ट दो भाग में प्रस्तुत किए। इस 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन का नाम था क्या? श्री एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक ना, मैंने आपको बताया था कि वित्त आयोग की जिम्मेदारियों में क्या है? वित्त आयोग की जिम्मेदारियों में जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो है कि राजस्व का वितरण सुनिश्चित करना। राजस्व का वितरण सुनिश्चित करना। किस तरह से वितरण सुनिश्चित करना? दोनों तरीके से, यानी पहला तो क्षैतिज रूप में और दूसरा ऊर्ध्वाधर रूप में। ऊर्ध्वाधर रूप में। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो यहां मतलब क्या है? यहां पर मतलब है कि केंद्र से राज्यों को कितना प्रतिशत मिले, केंद्र से नीचे ना, कि केंद्र से नीचे राज्यों को कितना मिलेगा। ये सारे राज्य हैं। तो पहला तो ये हो गया कि इसका फॉर्मूला सुनिश्चित करना था, कितना प्रतिशत केंद्र के कुल राजस्व में से राज्यों को दे दिया जाए। तो ऊर्ध्वाधर इसको तो वितरण कहते हैं। दूसरा वित्त आयोग का काम है क्षैतिज वितरण सुनिश्चित करना। क्षैतिज क्या है मतलब? क्षैतिज वितरण सुनिश्चित करने का, क्षैतिज वितरण सुनिश्चित करने का मतलब है कि केंद्र से तो राज्यों को मिल गया है लेकिन राज्य राज्यों में कितना का बंटवारा हो, राज्यों में किस तरह से बंटवारा हो। इसका फॉर्मूला भी सुझाना ये किसका दायित्व है? ये भी वित्त आयोग का ही दायित्व है। इसके अलावा वित्त आयोग की बाकी जिम्मेदारियों में मैंने बताया था कि इसका क्या काम होता है कि ये केंद्र सरकार के आय व्यय को और ज्यादा सुदृढ़ करने का प्रयत्न करता है कि जहां फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में बताना, किस तरह से सरकार की आय को और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है या सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इस संदर्भ में भी जानकारी देना इसी का दायित्व है। ठीक ना,
केंद्र के राजकोषीय स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी देना। प्रदान करना, साथ ही सुझाव देना। ये भी वित्त आयोग की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर कोई अन्य काम सुझाए, अन्य कोई कार्य बताए, तो वो भी करना जो है वो किसकी, वित्त आयोग की जिम्मेदारी है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जरा देखते हैं कि आखिर 15वें वित्त आयोग को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी, या 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में क्या क्या मुख्य बातें हैं। 15वां वित्त आयोग। वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग। यदि हम 15वें वित्त आयोग की बात करें तो इनको कुछ सेवा की शर्तें जो निर्धारित की गई थी, या इनको जो कंडीशन, जो कार्य दिया गया था, वो कार्य क्या क्या थे प्रमुख। ठीक है, उन कार्यों में सबसे पहला था सरकार के आय व्यय, केंद्र सरकार के आय और व्यय की समीक्षा करना। पहला काम क्या था, केंद्र सरकार के आय एवं व्यय की समीक्षा करना। ये है पहली जिम्मेदारी। ठीक, पहली जिम्मेदारी तो क्या थी कि केंद्र सरकार के आय और व्यय की समीक्षा करना, ये पहली जिम्मेदारी हो गई। दूसरी जिम्मेदारी थी कि सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाए। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए इस संदर्भ में उपाय समझाना था। उपाय सुझाना, ये दूसरा उद्देश्य था इसका, दूसरा काम जो इसको दिया गया था। तीसरे काम की यदि बात करें तो तीसरा काम था कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के कुल राजस्व में से 42% डेवोल्यूशन की बात की थी, यानी कि राज्यों को अंतरण कितना किया गया था, 42%। केंद्र के कुल राजस्व में से 42% राज्यों को बांटा गया था। इसकी समीक्षा करना, इसकी समीक्षा करना। कि कितना दिया जाए, इसमें कुछ कमी करनी चाहिए, क्या इसको बढ़ाना है, इस बारे में, इसमें कुछ कमी की जाए या इसको बढ़ाना है, इस संदर्भ में क्या करना, समीक्षा करना। ठीक ना, ये भी इसकी अगली जिम्मेदारी थी। ठीक ना, अगला क्या था इसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी आगे थी कि राज्यों में वितरण के लिए फॉर्मूला डिसाइड करना, राज्यों के वितरण का फॉर्मूला डिसाइड करना। और इसी वितरण के फॉर्मूले के अंतर्गत क्या करना था, चेक करना था कि 2011 की जनगणना को जो है जनसंख्या को ऐड किया जाए या नहीं। राज्यों में वितरण हेतु फॉर्मूला सुझाना। फार्मूला बनाना, और इसमें खास जो मुख्य काम था क्या कि इसमें 2011 की जनगणना को ऐड किया जाए या नहीं, इस बारे में विचार करना था। 2011 की जनगणना को ऐड किया जाए या नहीं। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो भी वित्त आयोग वगैरह सामान्यता रहे हैं ना, उन सब ने क्या किया है, 1971 की जनगणना को प्रमुख आधार माना था। क्यों, क्योंकि आप लोगों को बता दूं मैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद से ही निरंतर भारत में क्या देखा गया कि भारत सरकार उन पहले देशों में से है जिसने परिवार नियोजन की दिशा में
कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक ना, हमने पहली पंचवर्षीय योजना से ही भारत में परिवार नियोजन या परिवार जनसंख्या बहुत तेजी से ना बढ़े इसको नियंत्रित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। हमने पहली पंचवर्षीय योजना में ही क्लिनिकल अप्रोच चलाया था, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में 150 क्लिनिक खोले गए थे, जहां कोई भी युगल जाकर परिवार नियोजन के संदर्भ में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता था। तो यानी कि भारत सरकार का लक्ष्य था परिवार नियोजन बहुत लंबे समय से, स्टार्टिंग से ही, आजादी के बाद से ही। 1971 तक आते आते ऐसा हो गया कि उत्तर के राज्यों में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, जबकि साउथ के राज्य या दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर काम होने लग गया था। अब ऐसे में समस्या ये उत्पन्न हो गई कि दक्षिण के राज्य मांग उत्पन्न करने लग गए, या वो ये मांग करने लग गए कि आपके ही कहने पर हम जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, और जनसंख्या को आधार बनाकर आप क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को आधार बनाकर आप उत्तर के राज्यों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो फिर तो हमें नुकसान हो जाएगा। अगर हम अपनी जनसंख्या को कम करते चले जाएंगे और आप वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं या जो भी बाकी चीजें होती हैं, सीट्स का आवंटन, कितना किसको लोकसभा में सीट मिलेगा, इन सब में यदि आप जनसंख्या को आधार बनाए रहिएगा तब तो हमें नुकसान होता रहेगा। उनकी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1971 की जनगणना को ही, या 1971 की जनगणना के आधार पर ही वित्त आयोग उसके बाद से कि राज्यों में किस तरह से बटेगा इसका निरूपण करते रहे हैं, या इसी के आधार पर फॉर्मूला बनाते रहे हैं। अब देखिए बात क्या हो गई कि 1971 के बाद 2011, बहुत लंबा समय बीत चुका है, 40 साल बीत चुका है, ठीक ना। तो इस बार बात क्या की जा रही थी कि क्या 1971 से फॉर्मूला को बदल दिया जाए और 2011 कर लिया जाए, और अगर 2011 कर लिया जाएगा तो फिर से दक्षिण के भारत के राज्यों को जो है नुकसान होगा, तो दक्षिण भारत के राज्यों को भी जो है वो विश्वास में लेना होगा, नहीं तो फिर तो समस्या उत्पन्न होगी। तो इसलिए इसको ये भी एक काम दिया गया था कि एक बार इस पर भी समीक्षा करो कि क्या हम 2011 की जनगणना को आधार बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी इसको काम दिया गया था। बाकी यदि अगले काम की यदि हम बात करें तो अगली जिम्मेदारी जो इस वित्त आयोग को दी गई थी वो दी गई थी कि केंद्र एवं राज्यों का जो जीडीपी के तुलना में कर्ज बढ़ता जा रहा है, या कर्ज जो है उसकी समीक्षा करो, कि जीडीपी की तुलना में भारत में जो है वो राज्यों का कर्ज जो है वो बहुत ज्यादा है। बताऊंगा, आगे चर्चा करेंगे। राज्यों का या केंद्र सरकार का कर्ज वगैरह सबको जो है वो किसके बेसिस पर काउंट किया जाता है, उसी जीडीपी की तुलना में उसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक ना। तो इसकी भी समीक्षा करने का दायित्व इसको दिया गया था। अगला क्या इसको काम दिया गया था, इसको दिया गया था काम कि भारत में कर संग्रहण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, उस संदर्भ में भी सुझाव देना। ये भी किसकी जिम्मेदारी थी, ये भी जिम्मेदारी दी गई इसी को, ठीक ना, 15वें वित्त आयोग को। और यदि हम बाकी जिम्मेदारियों की बात करें तो इसको ये भी बोला गया था कि संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 293, संविधान में है अनुच्छेद 293। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि राज्य ने केंद्र से कुछ कर्ज उधार लिया है, और अगर उसका भुगतान नहीं किया है, एवं भुगतान नहीं किया है, तो राज्यों को कहीं और से कर्ज लेने से रोक दिया जाए।
ठीक ना। दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए ये दिख रहा, ये देखिए यहाँ देखिए गौर से 293(3), ये और ऊपर नहीं जा रहा इसीलिए मैं ऊपर दिखा नहीं पा रहा हूं। आई होप यहाँ आपको दिख रहा होगा। 293(3) क्या कह रहा है? अ स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक राज्य जो है वो बिना केंद्र सरकार की सहमति के रेज एनी लोन, कोई कर्ज नहीं ले सकती है, इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ अ लोन विच हैज बीन मेड टू द स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि उसने कोई कर्ज ले रखा है किससे? केंद्र सरकार से, और उसको चुका नहीं पाई है पूरी तरफ से, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? ऐसे कंडीशन में उस राज्य के पास अधिकार नहीं है कि वो और कर्ज ले, ठीक ना, उसके पास ऐसा अधिकार ही नहीं है कि वो और कर्ज ले सकती है। संविधान का अनुच्छेद 293(3), ठीक ना, याद रखिएगा। तो इसमें भी जिम्मेदारी क्या दे दी गई? इसमें जिम्मेदारी क्या थी कि इसकी भी समीक्षा करना, इस पॉइंट की भी समीक्षा करना। आप लोगों को बताया ना अभी क्या कि वित्त आयोग जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 280 में। वो भी दिखा देता हूं एक बार। दिख रहा क्या बोल रहा है? ये देखिए आर्टिकल 280, ठीक ना, संविधान का अनुच्छेद 280 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट, यानी कि कौन गठित करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में प्रधानमंत्री दे देगा, ठीक ना। विद इन द 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के लागू हो जाने के 2 साल के भीतर, and thereafter after the expiry of every 5th year, और उसके बाद हर 5 साल के बाद, ठीक है। और एज अर्लियर, अगर उससे पहले भी लगे, जैसे कि प्रेसिडेंट को ठीक लगे, बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, वो क्या करेगा? एक वित्त आयोग का गठन करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि राष्ट्रपति जो है इसके क्या मेंबर होते हैं? 1+4। ये भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ये 5 सदस्यीय आयोग होता है। 5 सदस्यीय आयोग होता है। देख रहे हैं ना, ऊपर दिया हुआ है चेयरमैन, which will be consist of chairman and 4 other members, यानी कि एक तो चेयरमैन होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग जो है वो 5 सदस्यीय निकाय है या 5 सदस्यीय समूह है। यहां तक क्लियर है ना? आर्टिकल 280 दिखा दिया, फाइनेंस कमीशन। चलिए वापस आते हैं। तो अनुच्छेद 293 कह रहा है क्या? 293(3) टू बी मोर प्रिसाइज, ये क्या कह रहा है कि यदि राज्य ने केंद्र से कुछ कर्ज ले रखा है और उसको अभी चुकाना बाकी है, तो ऐसे में बिना केंद्र सरकार की अनुमति से क्या बोलते हैं, वो नया कर्ज नहीं ले सकता है। इसको जिम्मेदारी दी गई कि इसकी भी समीक्षा करो एक बार, ठीक ना, कि कर्ज वगैरह कहां से जुटा सकते हैं, कहां से नहीं जुटा सकते हैं, इसके लिए इसकी समीक्षा करने की बात की गई। ठीक, अगला क्या इसको जिम्मेदारी दी गई? अगली इसको जिम्मेदारी दी गई कि आपदा प्रबंधन, भारत में कई सारी आपदाएं आती हैं, साइक्लोन वगैरह, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में राज्यों की क्या भागीदारी होगी?
मतलब राज्यों से क्या कुछ पैसा लिया जाए, इसके संदर्भ में भी क्या देना, सुझाव देना। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, कितना पैसा लेना है, इस संदर्भ में भी समीक्षा करके सुझाव देना, ये भी इसकी जिम्मेदारी बना दी गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसको एक और काम ये दिया गया, क्या कि आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक वित्त पोषण तंत्र तैयार किया जाए या नहीं। हेतु पृथक वित्त पोषण तंत्र, की स्थापना, ये भी क्या किया गया, इसकी जिम्मेदारी, इस पर मतलब विचार करना, स्थापना के संदर्भ में विचार करना, स्थापना के संदर्भ में विचार करना, ये भी इसकी जिम्मेदारी थी। तो ये कुछ मुख्य जिम्मेदारियां थी जो किसको दी गई, 15वें वित्त आयोग को। ठीक ना। एक और जिम्मेदारी की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसको दी गई थी, क्या कि जीएसटी को लागू हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो ये जो जीएसटी सिस्टम है ना, इसकी भी समीक्षा करना। ये भी एक जिम्मेदारी के रूप में इसको कहा गया, दिया गया। ठीक ना, जीएसटी तंत्र की समीक्षा करना। यहां तक क्लियर है। तो ये थी कुछ मुख्य जिम्मेदारियां या सेवा की शर्तें जो किसको दी गई, 15वें वित्त आयोग को दी गई। अब जरा हम देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उसमें उसने क्या कुछ रिकमेंड किया, क्या कुछ उसने बताया। तो अब हम देखने जा रहे हैं 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा। ठीक ना, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा। सबसे पहली बात, 15वें वित्त आयोग ने कहा क्या, पिछली बार कितना दिया था, तो 42%। पिछली बार कितना दिया था केंद्र ने अपने कुल कर राजस्व का, तो 42% दे रखा था। 15वें वित्त आयोग ने क्या कहा कि इस बार 41% देना। पंद्रहवें वित्त आयोग ने क्या कहा कि इस बार 41% ही देना, यानी कि कुल राजस्व में से राज्यों को स्थानांतरण कुल राजस्व में से राज्यों को वितरण जो था को वितरण को घटाकर कितना कर दिया गया, 42% से घटाकर 41% कर दिया गया। ठीक ना, 42% से घटाकर इसको 41% कर दिया गया। इनसे पूछा गया कि भाई वो 1% काहे काट लिए, तो इसने कहा क्या कि एक बात बताइए, 14वें वित्त आयोग ने जब सिफारिश की थी उस टाइम जम्मू एवं कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन हम जब सिफारिश कर रहे हैं उस टाइम तो जम्मू कश्मीर राज्य रहा ही नहीं। जम्मू एंड कश्मीर को तो बांट दिया गया है दो अलग अलग संघ शासित प्रदेशों में। तो यानी कि चूंकि अब ये राज्य रहा नहीं, तो इसको जो पैसा जाना था वो तो अब केंद्र के ही पास रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि संघ शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ना। अरे अब तो उस पर शासन केंद्र सरकार का है ना, तो केंद्र क्यों राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करे। बात समझ में आया ना। तो बोला क्या कि ये जो हम 1% कमा रहे हैं ना, ये 1% जो कम कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि अब जम्मू एवं कश्मीर जो एक राज्य था वो राज्य नहीं रहा, तो इसीलिए अब उसको पैसा देने की आवश्यकता डायरेक्ट नहीं है, वो तो केंद्र के डायरेक्ट शासन में है। ठीक ना, तो इस कारण से 1% कम कर दिया गया।
यहां तक बात समझ में आ रही है। इसने 2 अनुशंसाएं की थी, बताया ना, एक तो जो है वो 2020-21 के लिए किया और दूसरा जो है वो अगले 5 साल के लिए किया है। 2 अनुशंसाएं की। दूसरा ध्यान दीजिए, इसने जो है राज्यों में बंटवारे के लिए एक नया फॉर्मूला बनाया। देखिए दोनों में अंतर है। मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया कि केंद्र सरकार के कुल राजस्व में से कितना देना है, 41%। यानी कि मान के चलिए यदि 100 रुपया केंद्र के पास कर राजस्व हुआ है तो इसमें से 41 रुपया जो है वो राज्यों को जाएगा। 41 रुपया जो है वो किनको जाएगा, राज्यों को जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि 41 रुपया तो जाएगा, लेकिन इस 41 रुपया में से यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, केरल को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, कर्नाटक को कितना मिलेगा, इसका भी तो निर्धारण होना चाहिए, नहीं तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा सब में। बात समझ में आया? इसके लिए भी तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो वही वाला फॉर्मूला की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि राज्यों में बंटवारे हेतु फॉर्मूला तैयार करने की बात की गई। इस फॉर्मूले के लिए कुछ आधार तैयार किए। सबसे पहला आधार था आय की दूरी। आय की दूरी क्या कहा गया कि किस राज्य को कितना मिलेगा ना, इसमें एक प्रमुख आधार क्या है, आय की दूरी। आय की दूरी का क्या मतलब है कि भारत में वो राज्य जो सर्वाधिक समृद्ध है या जहां की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज्यादा है, वहां की तुलना में जिस राज्य को हम पैसा देना चाह रहे हैं वो पैसा कितना प्रतिशत है, मतलब वो कितना कम है, इसको हम कहते हैं आय की दूरी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं मान के चलिए भारत में सबसे समृद्ध राज्य किस बेसिस पर, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। यदि इस बेसिस पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, मान के चलिए यदि हरियाणा हुआ, बड़े राज्यों में यही है, है ना, हरियाणा सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। तो अगर यूपी का डिसाइड करना है कि यूपी को कितना पैसा मिले, अगर ये डिसाइड करना है तो क्या करना है, हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय से यूपी के प्रति व्यक्ति आय में कितनी दूरी है, कितनी कमी है, इसी को क्या कहा जाता है, आय की दूरी। ठीक ना। और इस आधार को कितना प्रतिशत माना गया, 45%। यानी कि पूरा जो फॉर्मूला तैयार करेंगे ना, इसमें इस आधार को 45% वेटेज देंगे। यहां तक क्लियर हो रहा? आगे देखिए, ये तो पहला हो गया आय की दूरी। आय की दूरी, ठीक ना, आय की दूरी को 45% वेटेज दिया गया। दूसरा आधार जो बनाया गया वो बनाया गया 2011 की जनगणना को। देखिए आप लोगों को टर्म्स एंड रेफरेंस में बताया था ना कि इस पर विचार करना था, लेकिन 2000 की जनगणना को इन्होंने आधार बना दिया। इन्होंने बोला क्या कि दूसरा वेटेज हम देंगे कि 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा राज्य की आबादी ज्यादा है कम है, यानी कि हम जनगणना को आधार बनाएंगे और इसको 15% वेटेज देने की बात की गई। कितना वेटेज देने की बात की गई, 15% वेटेज देने की बात की गई। ठीक ना, ठीक है, था 2011 की जनगणना का आधार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर सारा तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, फिर तो साउथ के राज्य दक्षिण के राज्य बोलेंगे कि हम जो है वो अपनी गरीबी को कम कर, मतलब हम जो है वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बढ़ाते जा रहे, मतलब ये साउथ उत्तर वाले जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, इससे तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक ना, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, इसीलिए जो है वो नया अगला पॉइंट देख लीजिए। वो क्या है अगला पॉइंट कि जनांकीय प्रदर्शन हेतु कि कौन सा राज्य जो है वो जनांकीय प्रदर्शन कैसा कर रहा है, यानी कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की दिशा में किस तरह से काम कर रहा है। तो जनांकीय प्रदर्शन को इसमें आधार बनाया गया। कितना प्रतिशत इसको वेटेज दिया गया, यानी कि आय बढ़ने के कारण 2011 की जनगणना के अनुसार यदि 15% वेटेज दिया जा रहा है इसको, तो 12.5% इस चीज को भी तो दिया जा रहा है कि किस राज्य ने जनांकीय प्रदर्शन अच्छा किया है, यानी कि किसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की दिशा में बढ़िया प्रयास किया है। अब जरा देखिए दोनों काउंटर बैलेंस हो गया कि नहीं, बात समझ में आया ना, दोनों काउंटर बैलेंस हो गया। क्योंकि बड़ा अटपटा लगता था ना कि हम जी रहे हैं 2021 में और अभी भी हम क्या कर रहे हैं,
गणना के लिए 1971 के जनसंख्या को आधार बना रहे हैं। बात समझ में आया ना? तो इस कारण से क्या किया गया, 2011 की जनगणना को इसमें आधार बना दिया गया, और बाकी दक्षिण के राज्यों या फिर मान के चलिए वो समस्या ना हो कि हमने जो है वो मेहनत किया और हमें नुकसान हो रहा है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जनांकीय प्रदर्शन को भी इसके एक आधार के रूप में सम्मिलित किया गया। अगले यदि हम आधार की बात करें तो देखा गया चौथा आधार था क्षेत्रफल, कि किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के को आधार कितना, क्षेत्रफल को वेटेज कितना दिया गया, 15%। ठीक ना, क्षेत्रफल को वेटेज कितना दे दिया गया, 15%, कि किस राज्य का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, इसके आधार पर 15% इसको भी वेटेज दिया जाएगा। अगला वेटेज दे दिया गया वन एवं पारिस्थितिकी तंत्र को, किस राज्य में कितना वन है, कितना पारिस्थितिकी तंत्र है। इसको कितना वेटेज दिया गया, 10%। वन एवं पारिस्थितिकी तंत्र को कितना वेटेज दिया गया, 10% वेटेज दिया गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, क्यों? क्योंकि आप जरा सोच के देखिए, प्रगति के लिए हो सकता है कोई राज्य जो है वो आगे बढ़ने के लिए या समृद्धि करने के लिए क्या कर रहा है, वनों की कटाई करने लग जाए, वनों को साफ साफ कर करके वहां पर जमीन खाली करे और वहां पर जो है वो उद्योग वगैरह की स्थापना करवाए। इससे तो क्या हो जाएगा, इससे वन वगैरह कम होने लग जाएंगे। आपको पता ही है कि इंडिया ने प्लेज कर रखा है कि 2070 तक जो है वो हमें क्या करना है, नेट जीरो एमिशन वाला देश बनना है। इतना ही नहीं, आपको पता है भारत सरकार का ये लक्ष्य रहा है कि भारत के कुल भू क्षेत्रफल के लगभग 33% पर वनों का अस्तित्व हो। अब जरा सोच के देखिए, यदि कोई राज्य अपने यहाँ वन या पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखता है तो इसके लिए उसको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो काटने लग जाएंगे वन, और क्या करेंगे, अपना उद्योग वगैरह लगाएंगे वहां पर, कुछ जमीन वगैरह अपना बेच बेच के अपना जो भी उद्योग वगैरह की स्थापना करने की कोशिश करेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या सोचा गया कि जिन राज्यों में वन पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह है ठीक ठाक, उसको भी एक आधार के रूप में बनाया जाए, और वन और पारिस्थितिकी तंत्र को 10% वेटेज दिया गया इसमें। ठीक ना, तो ये भी एक वेटेज था, मतलब ये भी एक पॉइंट था। और छठा और अंतिम इसको वेटेज दिया गया कर प्रयासों को, कि कौन सा राज्य जो है वो कर संग्रहण के लिए कितना प्रयास कर रहा है। इसको कितना वेटेज दिया गया, 2.5%। इसको कितना वेटेज दिया गया, 2.5%। अब जरा देखिए, सारा को जोड़े यदि हम तो 45 + 15 कितना हो जाएगा, 60 60 और 12.5 कितना हो जाएगा, 72.5 72 और 2.5 यानी कि 75, और 15 90 और 10 100% वेटेज। यानी कि इन आधारों पर डिसाइड होगा कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। इन आधारों पर डिसाइड होगा कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। ये देखिए दिखाता हूं, तो 155 हो गया। ये देखिए, चलिए यही देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। ठीक, ये देखिए दिख रहा ना, क्या दे रखा है यहाँ दे रखा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जिसके आधार पर राज्यों का शेयर डिसाइड होगा कि किस राज्य को कितना मिलेगा, ये डिसाइड करने वाला फॉर्मूला। ठीक ना, अब जरा देखिए, वेट इन 15th फाइनेंस कमीशन, इसको कंपेयर किया है 14th वाले से। देखना चाहें तो एक बार 14th वाला भी देख लेते हैं, क्यों कई बार जो है ना वो पिछले बार से कंपेयर करके पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसी इमेज को चूज किया है। ठीक, तो देखिए रेड वाला जो, नहीं सबसे पहले देखिए इनकम डिस्टेंस,
आई की दूरी, इनकम डिस्टेंस, अभी बताया ना आपको आई की दूरी। आई की दूरी को 14वें वाले ने कितना वेटेज दिया था, 14th वाले ने 50% वेटेज दिया है, लेकिन 15th वाले ने कितना दिया है, 45% वेटेज। अभी देखा ना हम लोगों ने आई की दूरी को कितना वेटेज दिया गया था, 45%, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन में ये वाला जो है ना, ये 14th फाइनेंस कमीशन का है, दिख रहा ना 14th, और वो है 15th, उसमें 45 है, इसमें 50 था। ठीक, दूसरा क्या था उसके बाद था पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक ना, जनसंख्या को कितना वेटेज दिया जाए, जरा देखिए जनसंख्या को वेटेज कितना है, 15%, दिख रहा ना, जनसंख्या का वेटेज कितना है, 15%, जबकि यहां पर जनसंख्या का वेटेज कितना था, 27.5%। क्यों, क्योंकि 17.5% वेटेज इस वाले में दिया गया था 1971, दिख रहा ना, 1971 की जनगणना को, और 10% वेटेज दिया गया था 2011 की जनगणना को। इस बार वाले में 1971 की जनगणना को गायब भी कर दिया गया। पिछले वाले में 27.5% था, जिसमें से 17.5% दिया गया था 1971 की जनगणना को, और 10% दिया गया था किस वाले, 2011 वाली जनगणना को। वर्तमान वाले में 1971 वाली जनगणना को तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। ठीक, अगला देखिए क्षेत्रफल, एरिया, एरिया को दोनों में 15-15% का वेटेज है। ठीक ना, अगला क्या है, क्षेत्रफल, नहीं क्षेत्रफल तो देख लिया ना, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, यानी कि जंगल और पारिस्थितिकी, इसमें पिछली बार कितना वेटेज था, 17.5, इस बार उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10%। देख लीजिएगा, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार क्या, कि किस किस में बढ़ा है किस किस में घटा है, इसके बारे में बता दो। ठीक, तो इसीलिए एक बार इमेज भी दिखा दे रहा हूं। ठीक ना, इस वाले में एक नया बेसिस क्या जोड़ा गया है, दो नए बेसिस जोड़े गए हैं। पहला तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कितना, 12.5%, दिख रहा, 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि जनांकीय प्रयास, कितना जो है वो जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और एक नया जोड़ दिया गया है टैक्स एफर्ट, दिख रहा ना, 2.5%, ये जो पिंक कलर वाला इसके बगल में दे रखा है ना, कलर के हिसाब से ही ना पता चल रहा है। ठीक, तो टैक्स एफर्ट के लिए कितना, 2.5%। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 45% किसको दिया गया है, आई की दूरी को, 15% दिया गया है 2011 की जनगणना को, ठीक ना, 15% दिया गया है क्षेत्रफल को, 12.5% दिया गया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को, यानी कि जनांकीय प्रयास को, 12.5% दिया गया है जनांकीय प्रयास को, 10% दिया गया है वन और पारिस्थितिकी तंत्र को, और 2.5% दिया गया है कर प्रयास को। ठीक ना, इसको ऑर्डर में सजाने के लिए भी बोल सकता है, पिछले बार वाले से कंपेयर करके भी बोल सकता है। जैसे कि पिछले बार वाले में हमने देखा कि आई की दूरी को 50% वेटेज है। ठीक ना, हमने देखा कि पिछले बार वाले में 1971 की जनगणना को 17%, 17.5% वेटेज था। बात समझ में आ रहा ना, इस बार वाले में तो 1971 की कोई बात ही नहीं आई। क्लियर है ना, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये था राज्यों में कैसे बंटवारा हो इसके संदर्भ में बात। यदि इसी बात करें आगे कि इसी फॉर्मूला के बेसिस पर क्या हुआ, राज्यों में बंटवारा सुनिश्चित हुआ, और सबसे ज्यादा पैसा कौन से राज्य को मिला, सबसे ज्यादा पैसा मिला हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश को। सबसे ज्यादा धनराशि, मतलब वो जो 41% जो राज्यों को दिया गया था ना, उसमें से सबसे ज्यादा धनराशि किसके पक्ष में आई, वो आई उत्तर प्रदेश के पक्ष में। उत्तर प्रदेश, यूपी। सेकंड नंबर पर आया बिहार। और सबसे ज्यादा गिरावट किन राज्यों के शेयर में हुई, गिरावट, यानी कि इस नए फॉर्मूला के बेसिस पर पिछली बार की तुलना में सबसे ज्यादा गिरावट कौन से राज्यों की हुई, तो सबसे ज्यादा गिरावट हुई केरल में। ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला, सबसे ज्यादा पैसा मिला यूपी को, सेकंड नंबर पर बिहार को, और सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक और केरल, केरल नहीं, केरल से पहले लिख लीजिएगा कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक, यहां तक क्लियर है। आगे जरा देखते हैं और क्या क्या इसने रिकमेंड किया।
सबसे पहली बात समझिए, क्या कहा इसने? इसने कहा कि चारों तरफ अभी अनिश्चितता है। क्यों? क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और बहुत सारी अनिश्चितता है, तो इसीलिए एक विश्वसनीय राजकोषीय नीति अभी प्रपाउंड करना थोड़ा सा कठिन है। इसने क्या कहा कि एक विश्वसनीय राजकोषीय नीति बनाना कठिन है। ठीक, पहला तो इसने ये रिकमेंड किया। दूसरा दूसरा इसने कहा कि भारत में, मतलब इसको जो काम दिया गया था क्या कि कर संग्रहण के संदर्भ में कुछ सुझाव दो, तो इसमें ने ये स्टडी किया क्या कि 2018-19 साल 2018-19 में केंद्र और राज्यों का कुल कर संग्रहण जीडीपी का 17.5% के ही आसपास था। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि पूरा जीडीपी के यदि प्रतिशत के रूप में निकाले तो केंद्र और राज्य दोनों का कर राजस्व यदि हम जोड़ लें कि कर के माध्यम से इसको कितना प्राप्त हो रहा है, तो वो 17.5% के आसपास था। आयोग ने स्टडी की और स्टडी करके ये बताया कि इसको ये जो है ये 17.5% पर पता नहीं कब से है, 1990 के दशक से 17.5% पर ही है। यानी कि क्या किया जाना चाहिए, इसमें कुछ कमियां हैं, इसको सुधार करने की आवश्यकता है ताकि कर संग्रहण बढ़े। भारत के बहुत कम लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं, या टैक्स के माध्यम से जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो जीडीपी का मात्र 17.5% है। तो इस संदर्भ में इस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए। सबसे पहला बताया इन्होंने, मतलब इस कमेटी ने क्या बोला कि क्या करो, कर के आधार का विस्तार करो। कर आधार का विस्तार करो मतलब क्या है? मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाओ। इसको क्या कहते हैं? कर के आधार का विस्तार करना। ठीक ना? अभी कम लोग हैं कर टैक्स के दायरे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाओ। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है कि कर आधार का विस्तार करना। पहला तो सुझाव ये दिया। दूसरे सुझाव की बात करें तो इसने सुझाव दिया इसी कंटेक्स्ट में कि कर के दर को युक्ति संगत बनाओ, यानी कि टैक्स रेट को देखिए, इस संदर्भ में खूब सारी स्टडीज हुई हैं। इस संदर्भ में खूब सारी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया है और ये पाया गया है कि केवल टैक्स रेट बढ़ाने मात्र से आपका कर संग्रहण नहीं बढ़ जाता है। मतलब सामान्यतः तो आपको यही लगता होगा ना कि चलो सरकार अभी 5% ले रही है, कल अगर 10% लेने लग जाएगी तो सरकार का टैक्स संग्रहण बढ़ जाएगा, कर संग्रहण बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। कई सारे अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में अध्ययन किया और सबने यही पाया क्या, या ज्यादातर ने यही पाया क्या, कि यदि कर की दर बहुत ज्यादा होगी ना तो लोग जो है वो कर चोरी करने लग जाते हैं। तब बेफिजूल में यदि बहुत ज्यादा होगी ना कर की दर, ठीक, तो लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा करने लग जाते हैं या कर की चोरी करने लग जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि सरकार की कर संग्रहण में कमी आती है। तो इसीलिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या सुझाव दिया है कि सरकार को टैक्स रेट बढ़ाने से ज्यादा क्या आवश्यक है कि टैक्स के बेस को बढ़ाए। टैक्स रेट ना बढ़ाओ, टैक्स बेस को बढ़ाओ। ठीक ना? कर की दर को बढ़ाने की बजाय कर के आधार को विस्तृत करने का प्रयास करो। ठीक, ये था प्रोविजन दूसरा, मतलब दूसरा इसने सुझाव दिया। तीसरा सुझाव इसने दिया क्या कि कर प्रशासन की क्षमता, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करो, कर प्रशासन को ठीक करो।
ठीक ना, टैक्स कंप्लायंस, कर प्रशासन, इसको ठीक करने की भी आवश्यकता है। यहां तक बात समझ में आया? तो ये तो थे टैक्स रिफॉर्म से संबंधित सुझाव। अगली जिम्मेदारी इसको क्या दी गई थी? जिम्मेदारी दी गई थी कि जीएसटी की समीक्षा करना ना, जीएसटी की समीक्षा करना। इस संदर्भ में इसने क्या सुझाव दिए? इस संदर्भ में इसने सुझाव कई सारी जो है वो चुनौतियों को चिन्हित किया कि जीएसटी में जो है वो कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती की बात करें तो इसने कहा क्या कि वास्तविक जो पूर्वानुमान तुमने लगाया था, या हमने जो पूर्वानुमान लगाया था, इसकी तुलना में संग्रहण बहुत कम होता है। पूर्वानुमान की तुलना में संग्रहण में कमी। पूर्वानुमान की तुलना में संग्रहण में कमी, पहली तो चुनौती यही इसने इंगित की। दूसरी चुनौती की बात करें तो इसने बताया था क्या कि संग्रहण जो है, कलेक्शन जो है, इसमें भारी परिवर्तनशीलता है। यानी कि एक महीना में तो खूब कलेक्शन हो जाता है जीएसटी से, और दूसरे महीनों में जो है वो कम होता है। जनरली आप लोग जानते होंगे ना कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तो मार्च में बहुत सारी चीजों के डेडलाइन होते हैं, टैक्स वगैरह सब कुछ जमा करने का, तो अप्रैल मंथ में जो है वो टैक्स कलेक्शन बहुत भाग जाता है। तो इसने भी चुनौती क्या प्राप्त की कि संग्रहण में परिवर्तनशीलता है, भारी परिवर्तनशीलता। में व्यापक परिवर्तनशीलता है, ये दूसरी चुनौती इसने इंगित की। तीसरी चुनौती की बात करें तो उन्होंने बताया कि बहुत भारी मात्रा में इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स कलेक्शन का संचयन हो रहा है। अभी परेशान नहीं होइए, अगले ही चैप्टर में हम पहुंचेंगे ना, जब जीएसटी टैक्स कलेक्शन को जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं जीएसटी के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, उस टाइम बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसने एक चुनौती के रूप में क्या बताया कि इंटीग्रेटेड टैक्स जीएसटी का संग्रहण बढ़ता जा रहा है। इंटीग्रेटेड जीएसटी का संग्रहण बढ़ रहा है। इंटीग्रेटेड क्या होता है आपको बताऊंगा उस टाइम, क्या कि जीएसटी जो कलेक्ट होता है ना, अगर दो राज्यों के बीच में हो रहा हो तो क्या होता है कि उसमें कुछ केंद्र को बंटता है, कुछ राज्यों को बंटता है। ठीक ना, केंद्र को बट रहा होता है, राज्यों को बट रहा होता है। तो आईजीएसटी, एसजीएसटी उस टाइम बताऊंगा सब कुछ। तो इसको हटा ही दीजिए, छोड़िए, इस चुनौती को हटा ही दीजिए, अभी कंफ्यूज होइएगा बेफिजूल, वहां बताऊंगा, तब बताऊंगा। आप चुनौती के रूप में लिख लीजिए, अगली चुनौती के रूप में आप ये लिख लीजिए क्या कि टैक्स जीएसटी के क्लेम वगैरह में जो है वो सिस्टम वगैरह है, उसमें इनपुट मिलने में काफी समय लग जाता है। यानी कि इनपुट टैक्स में विलंब, इनपुट टैक्स क्रेडिट में विलंब। क्या होता है कि हम जीएसटी जब भरते हैं ना, और मान के चलिए क्या है कि अगर हम हम कंज्यूमर रहे हैं, अगर हमने वो सामान जो है वो आगे बेचने के लिए खरीदा है, तो क्या होता है अगले वाले से हम टैक्स लेके, अगले वाले से जो हम प्राइस लेते हैं तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है, वो प्राइस हम दे देते हैं गवर्नमेंट को, और फिर क्या होता है हमने जो दे रखा होता है ना टैक्स, वो हमें वापस मिल जाता है, उसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें भी क्या देखा गया कि भारी विलंब होता है। ठीक ना, इनवॉइस वगैरह में गड़बड़ी होती है, आपको पता है ना, टैक्स बनाने, जीएसटी वो करने के लिए इनवॉइस बनाना पड़ता है, इनवॉइस में गड़बड़ी हो रही है। तो ये कई तरह की जो है इसने समस्याएं चिन्हित की। दिख रहा है ना, जो इसको जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी पर ये काम कर रही है। ठीक है ना, इसके अलावा इसने क्या कहा, इसने बताया क्या कि एफआरबीएम कानून, बात समझ में आ रहा ना, एफआरबीएम कानून के अंतर्गत, एफआरबीएम कानून के अंतर्गत आपको बताया था ना, एफआरबीएम कानून के बारे में बताऊंगा। इसने क्या रिकमेंड किया कि एफआरबीएम कानून 2003 के अंतर्गत जो प्रावधान क्या है कि सरकार अपने पूरे खर्चे का मतलब को कहां बताएगी, संसद के समक्ष प्रस्तुत रखेगी, संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी अपने पूरे खर्च को।
प्रस्तुत करेगी, लेकिन इसमें सरकार जो है वो एक गड़बड़ी कर रही है। क्या गड़बड़ी कर रही है? ऑफ बजट बोरोइंग। इसने चिन्हित किया क्या कि ये गलत तरीका है, ऑफ बजट बोरोइंग। क्या है ऑफ बजट बोरोइंग? जरा बात को समझिएगा। इसने कहा क्या कि ऑफ बजट बोरोइंग के माध्यम से जो सरकार पैसा जुटा रही है वो गलत तरीका है, और इसको जो है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं कर रही है। जरा बात को समझिएगा, ऑफ बजट बोरोइंग का क्या मतलब होता है? आपको पता है ना, बजट लाया जाता है ताकि संसद से अनुमति ली जाए। बजट लाया जाता है संसद से अनुमति लेने के लिए। किस बात की अनुमति? कि भारत के संचित निधि में से पैसा निकालने की नहीं, या इतना हम पैसा निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि संचित निधि जो होती है ना भारत की, अरे सरकार का जो भंडार होता है, सरकार का खजाना मान लीजिए आप, चाहे जो मान लीजिए, संचित निधि जो होती है ना वो संसद के तत्वाधान में होती है, संसद के कंट्रोल में होती है। तो सरकार बजट लाकर संसद से ये अनुमति लेती है कि हम संचित निधि से इतना पैसा निकालना चाह रहे हैं इस उद्देश्य से, ठीक ना। इसीलिए तो बजट लाया जाता है ना, और बजट पर चर्चा होती है, फिर उसको पास कराया जाता है। अगर पास नहीं होगा तो सरकार जो है वो पैसा नहीं निकाल सकती है संसद से, ठीक ना। संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन मिलता है। ये देखिए, दिखाता हूं आपको कि भारत का एक कंसोलिडेटेड फंड होगा। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब भारत की एक संचित निधि होगी जो संसद के तत्वाधान के अंतर्गत आती है। आर्टिकल छोटा दिखाता है, रुकिए दूसरे वाले में दिखाता हूं। ये देखिए आर्टिकल 266 है ना, 266। ठीक, इसमें देखिए क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 263, अभी भूल जाइए, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ऑल रेवेन्यूज। देखिए क्या बोल रहा है, होल यानी कि पूरा या पार्ट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ सर्टेन टैक्सेस, ये राज्य द्वारा जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सारा का सारा जो भी रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, ऑल लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और वेज एंड मींस एडवांस, कल बताया था ना WMA, अरे WMA कल बताया था ना, अर्थोपाय अग्रिम, एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी पैसा जो है वो उसके पास प्राप्त किया गया है, शैल फॉर्म वन कंसोलिडेटेड फंड। तो सारा जो है वो कहां जमा होगा, एक कंसोलिडेटेड फंड में, जिसका नाम क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका नाम होगा भारत की संचित निधि। समझ में आ रहा ना, ये सारा का सारा पैसा कहां जाएगा, ये सारा का सारा पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा, यहां तक बात समझ में आ रहा ना, ठीक। तो संविधान का अनुच्छेद जो है वो 200, संविधान का अनुच्छेद 266 जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा हिंदी में दिखा दूं, थोड़ी सी भाषा टफ थी ना, दिखा देता हूं हिंदी में। ये देखिए क्या है, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज्य हुंडियों निर्गमित करके, यानी कि वही ट्रेजरी बिल को हुंडियां कहते हैं, तो उधार द्वारा
अर्थोपाई अग्रिम द्वारा या किसी भी सभी उधार और उधारों से जो भी सरकार को प्राप्त हुआ है उस सभी धनराशि की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी। बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो संचित निधि आर्टिकल 266, ठीक ना। अभी संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना है तो इसके लिए क्या किया जाता है? बजट लाया जाता है, संसद से अनुमति ली जाती है। अब जरा देखिए सरकार क्या करती है ना कि बजट के टाइम में कोई भी पैसा निकाला, बजट के टाइम में कोई भी पैसा निकाला और फिर क्या हो गया बाद में मान के चलिए बीच में जो है पैसों की जरूरत पड़ी तो सरकार क्या करती है? ऑफ बजट बोरोइंग कर लेती है। यानी कि सरकार जो है वो अपनी किसी, जैसे मान के चलिए सरकार की कोई कंपनी है LIC, या मान के चलिए SBI, है ना, या मान के चलिए NTPC, ये सब सरकारी कंपनियां है ना। सरकार इसको बोल देगी क्या कि चाहो तुम मेरे नाम पर जो है ना वो कर्ज ले लो। NTPC को बोलेगी जाओ मेरे नाम पर तुम किसी से भी कर्ज ले लो। अब NTPC गई और उसने HDFC से कर्ज ले लिया, ठीक ना। LIC और SBI को एक सेकंड के लिए भूल जाइए, ठीक ना। उसने क्या किया? HDFC से कर्ज ले लिया। सरकार क्या बोल देगी कि कोई नहीं, हम गारंटर है, हम बाद में चुका देंगे। तो HDFC ने भी दे दिया। अब जरा देखिए ये जो कर्ज जो सरकार ने उठाया है गारंटर बनकर NTPC के नाम पर उठा लिया। बात समझ में आ रहा ना? अब ये तो सरकार ने बजट के रूप में पास नहीं करवाया था ना, सरकार ने इसके लिए तो अनुमति नहीं ली थी संसद से, किसी सरकारी कंपनी से उठवा लिया कर्ज। इस तरह के कर्ज को क्या कहा जाता है? ऑफ बजट बोरोइंग, यानी कि बजटेतर या बजट से अलग उधारी। बजटेतर उधारी यानी कि बजट से अलग होकर जो सरकार उधार ले रही है उसको क्या कहा जाता है? ऑफ बजट बोरोइंग। इस कमीशन ने क्या कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये जो एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग कर रहे हो ना इसका भी कम से कम पूर्ण प्रकटीकरण करो। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है? FRBM कानून के पूरी तरह से या ठीक तरह से उसको लागू करने में या उसका अनुपालन करने में चुनौती उत्पन्न हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये थे इसके कुछ प्रोविजन, ये थे इसके कुछ प्रोविजन, ठीक। इसके अलावा आपको बताया था ना कि वो रक्षा के लिए अलग से कोई फंड की बात की गई थी, रक्षा खर्च के लिए कोई अलग से फंड की बात की गई थी। तो इस दिशा में भी रक्षा व्यय को प्रोत्साहित, रक्षा व्यय या आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए इसने क्या सुझाव दिया? इसने सुझाव दिया क्या कि एक प्रक्रम बनाया जाए, एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाए जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल हो और क्या हुआ जाए? एक अलग से फंड पर इनसे विचार विमर्श किया जाए, यानी कि एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाए, इसने रिकमेंड किया। एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाए जिसका काम क्या हो? जिसका काम क्या हो? जिसमें रक्षा मंत्रालय के सदस्य हों, गृह मंत्रालय के सदस्य हों, वित्त मंत्रालय के सदस्य हों, और ये सभी सदस्य मिलकर क्या करें? डिसाइड करें कि कैसा फंड बनाया जाए, किस तरह का फंड बनाया जाए और इस पूरी समस्या को ये टैकल करने की कोशिश करें। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये क्या था? ये क्या था? ये था 15वें वित्त आयोग से संबंधित पूरे प्रावधान या 15th फाइनेंस कमीशन से संबंधित पूरा जो चैप्टर था वो क्या था? ये था। यहां तक बात समझ में आई? तो यहां तो हो गया हमारा क्या? 15th फाइनेंस कमीशन खत्म। जरा आगे बढ़ते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं किसको? वित्तीय क्षेत्र सुधार विधायी सुधार आयोग FSLRC को, ठीक ना। हम किसको देखने का प्रयत्न करते हैं? कल देखें वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग को, आज रहने देते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये भी बड़ा टॉपिक है, अकेले जो है ना वो 1.5 घंटा खा जाएगा, ठीक ना।
तो कोई नहीं, आज 15th फाइनेंस कमीशन को ही रखते हैं, बड़ा चैप्टर था, बड़ा टॉपिक था, तो आज 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोगों ने समझा, आज यहीं तक रखते हैं। कल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे FSLRC, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के बारे में, ठीक ना। तो जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस चैप्टर से जो खूब सारे क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक ना। इसको 14th फाइनेंस कमीशन के साथ कंपेयर करके भी तैयार कर लीजिएगा, और बाकी कल जब हम मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और बाकी टॉपिक्स को भी इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत मुश्किल से 2-3 दिन का और बस चैप्टर बच गया है ये, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।